नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर इंडो पैसिफिक क्षेत्र से। जर्मनी द्वारा भारत प्रशांत नीतिगत दिशा निर्देशों की घोषणा की गई है। जर्मनी भारत प्रशांत क्षेत्र से संबंधित रणनीति को औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने वाला फ्रांस के पश्चात दूसरा यूरोपीय राष्ट्र बन गया है। आईपीआर यानी इंडो पैसिफिक रीजन में समुद्री सुरक्षा सहयोग, मानवाधिकार और आर्थिक भागीदारी के विविधीकरण को शामिल किया गया है। दरअसल इंडो पैसिफिक रीजन प्रशांत और हिंद दोनों महासागरों के संगम को संदर्भित करता है, जो दक्षिण पूर्वी एशिया में अंतर संयोजित यानी इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन का काफी महत्व है। हिंद प्रशांत क्षेत्र की भौगोलिक संरचना के बारे में बात करें तो इसमें विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन, सर्वाधिक जनसंख्या वाला लोकतंत्र भारत और सर्वाधिक जनसंख्या वाला मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया शामिल है। वहीं आर्थिक संरचना की दृष्टि से देखें तो विश्व का लगभग 25% समुद्री व्यापार मलक्का जल संधि के माध्यम से होता है। साथ ही विश्व का 2/3 कंटेनर व्यापार भी इस क्षेत्र से किया जाता है। सैन्य दृष्टि से देखें तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में अनेक ऐसे सामरिक महत्व के विवादित क्षेत्र या बिंदु हैं जिनके संबंध में सैन्य संघर्ष की संभावना हमेशा बनी रहती है। बढ़ते चीनी प्रभुत्व और इस क्षेत्र में अमेरिकी उपस्थिति में सापेक्षिक गिरावट के कारण हिंद प्रशांत क्षेत्र के सामरिक महत्व को बढ़ावा मिला है। अगली खबर बिम्स्टेक से संबंधित है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन चार्टर को बिम्स्टेक सचिवालय द्वारा तैयार किया गया है। एक समर्पित चार्टर के अभाव में बिम्स्टेक का संचालन वर्ष 1997 के बैंकॉक घोषणा पत्र के आधार पर किया जा रहा है। चार्टर से ये अपेक्षा की गई है कि ये सहयोग संबंधी दीर्घकालिक दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करेगा और संस्थागत संरचना एवं निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से निरूपित करेगा। आइए जानते हैं कि बिम्स्टेक चार्टर का भारत के लिए क्या महत्व होगा। ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत के प्रयासों को गति प्रदान करेगा। बिम्स्टेक राष्ट्रों के साथ आर्थिक संलग्नता को सुदृढ़ करके इन देशों में चीनी प्रभाव को सीमित करने में सहायता करेगा। ये देश के सुदूर पूर्वोत्तर क्षेत्र को विकास के एक केंद्र के रूप में परिवर्तित करने के भारत के लक्ष्य को साकार करने में सहायता करेगा। दरअसल बिम्स्टेक को वर्ष 1997 में स्थापित किया गया था। इसमें दक्षिण एशिया के बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया के म्यांमार एवं थाईलैंड देश शामिल हैं। इसमें सहयोग के लिए 14 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं और प्रत्येक देश द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान किया जाता है। भारत 4 क्षेत्रों में अग्रणी रहा है। उदाहरण के लिए आतंकवाद रोधी और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के विरुद्ध उपाय, परिवहन एवं संचार, पर्यटन और पर्यावरण तथा आपदा प्रबंधन। अगली खबर G20 से संबंधित है। भारत द्वारा स्वैच्छिक रूप से लोगों की समन्वित सीमा पर आवाजाही पर G20 सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट के लिए ये सिद्धांत G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में सीमा पार आवाजाही पर ध्यान देने के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। इन सिद्धांतों के घटकों में परीक्षण प्रक्रियाएं और परीक्षण के परिणामों की सार्वभौमिक स्वीकार्यता, क्वारंटीन प्रक्रिया, आवाजाही और पारगमन प्रोटोकॉल के मानकीकरण को शामिल किया जाता है। इस बैठक में भारतीय विदेश मंत्री ने विश्व भर की सरकारों से आह्वान किया है कि उनके द्वारा ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विदेशी छात्रों के हितों की रक्षा की जाएगी और फंसे हुए नाविकों को उनके देश तक पहुंचाने की सुविधा प्रदान की जाएगी। वर्ष 2019 में विदेशों में रहने वाले भारतीयों की संख्या 175 लाख थी। ये आंकड़ा भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के एक अग्रणी देश के रूप में प्रस्तुत करता है। आइए अब जानते हैं कि भारत ने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं। भारत ने इसके तहत वंदे भारत मिशन की शुरुआत की। ये भारत का सर्वव्यापक प्रत्यावर्तन अभियान यानी रिपैट्रिएशन ऑपरेशन रहा है, जिसके तहत कोविड-19 लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस लाया गया था। भारत और विदेशों में फंसे नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए ट्रैवल कॉरिडोर निर्मित किए गए थे। G20 19 देशों की सरकारों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों तथा यूरोपीय संघ का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। सामूहिक रूप से G20 सदस्य आर्थिक उत्पादन के लगभग 80%, वैश्विक जनसंख्या के 2/3 और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 3/4 का प्रतिनिधित्व करता है। आइए अब जानते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरें। अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी मंच USISPF का तीसरा शिखर सम्मेलन संपन्न। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा इस शिखर सम्मेलन को संबोधित किया गया है। इस सम्मेलन के अंतर्गत भारतीय गैस बाजार में उपलब्ध अवसरों, व्यवसाय करने की सुगमता, तकनीकी क्षेत्र में साझा अवसर और चुनौतियों आदि पर चर्चा की गई है। USISPF एक गैर लाभकारी संगठन है। ये संगठन भारत और अमेरिका के मध्य साझेदारी को बनाए रखने के लिए कार्यरत है।
उच्चतम न्यायालय ने शिक्षा के माध्यम से संबंधित आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 29(2)(f) के अनुसार जहां तक व्यवहारिक हो सके वहां तक शिक्षा का माध्यम बच्चों की मातृभाषा में होना चाहिए। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 6 तक के छात्रों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया था। हालांकि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने ये स्वीकार किया है कि राज्य सरकार का ये निर्णय शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को अधिकारातीत यानी अप्रभावी कर देता है। साथ ही ये संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 21A का उल्लंघन है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वाटर हीरोज प्रतिस्पर्धा का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य जल संरक्षण और प्रबंधन संबंधी संदेश को लोगों तक पहुंचाना है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी भागीदार 1 से 5 मिनट के विशेष वीडियो के माध्यम से जल संरक्षण पर अपनी सफल कहानी को पोस्ट करेंगे। उन्हें अपने प्रयासों को उल्लिखित करते हुए 300 शब्दों का एक लेख और कुछ तस्वीरों को भी प्रेषित करना होगा और कुछ तस्वीरों को भी भेजना होगा। पुरस्कारों के लिए प्रत्येक माह अधिकतम 10 प्रविष्टियों पर विचार किया जा सकता है। प्रत्येक चयनित प्रविष्टि को 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर अभियान ये एक वैश्विक वैज्ञानिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य वर्ष 2015 से 20 के दौरान सागर तटीय पारिस्थितिकी से गहरे समुद्र तक सहयोगात्मक महासागरीय और वायुमंडलीय अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देना है। ये हिंद महासागर की धाराओं, जलवायु पर प्रभाव और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित नई सूचनाओं के संग्रहण में सहायता प्रदान करेगा, जो भविष्य के सतत विकास और हिंद महासागर की ब्लू इकोनॉमी के विस्तार के आधार के रूप में कार्य करेंगी। ये अभियान एक 6 वर्षीय प्रयास था, जिसके तहत लगभग 12 राष्ट्रों द्वारा अनेक नई गतिविधियों को प्रारंभ किया गया था। इसके साथ ही इस बेसिन के समुद्र विज्ञान और मौसम विज्ञान से संबंधित सभी क्षेत्रों का अध्ययन किया गया था। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव यानी ETI। ETI का उद्देश्य भारत के विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए उचित नीति विकल्पों की अनुशंसा करने में सहायता करना और वैश्विक प्रौद्योगिकी अभिशासन के नियमों और मानकों के विषय में वार्ता करने की क्षमता विकसित करने में सहयोग करना है। उभरती प्रौद्योगिकियां कई मौजूदा उद्योगों को बाधित कर सकती हैं तथा उनमें रोजगार, सुरक्षा, सामाजिक समता और वैश्विक संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने की क्षमता भी विद्यमान है। उदाहरण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, क्वांटम टेक्नोलॉजी आदि। ETI के साझेदारों की बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय, विदेश मंत्रालय में न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज प्रभाग, नेस्ट डिवीजन और विज्ञान नीति मंच, साइंस पॉलिसी फोरम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व असम। असम सरकार ने 3000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को KNPTR में शामिल करने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये बेहतर वन्यजीव संरक्षण और मानव वन्यजीव संघर्षों में कमी करने में सहायता करेगा। इससे काजीरंगा से नामेरी और ओरंग राष्ट्रीय उद्यानों के बीच बाघों की आवाजाही में सहायता प्राप्त होगी। काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी और दक्षिण में कार्बी ओंगलोंग पहाड़ियों के बीच स्थित है। काजीरंगा विश्व में एक सींग वाले गेंडों के लिए सबसे बड़ी पर्यावास स्थली है। ये यूनेस्को द्वारा नामित एक विश्व विरासत स्थल भी है। ओफियोकार्डिसेप्स सिनेंसिस ये एक कवक है जिसे हिमालयन व्याघ्रा के रूप में भी जाना जाता है। इस कवक को अब IUCN की रेड लिस्ट के अंतर्गत वल्नरेबल प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अस्तित्व के समक्ष संकट उत्पन्न करने वाले कारक हैं अत्यधिक कटाई, पर्यावरण क्षति और जलवायु परिवर्तन। ये हिमालय और तिब्बत पठार में पाया जाने वाला एक स्थानिक कैटरपिलर कवक है। भारत में ये मुख्य रूप से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और चमोली जिलों में पाया जाता है। इसे स्थानीय रूप से कीड़ा जड़ी के रूप में जाना जाता है। इस टॉनिक व्यापक रूप से प्रयोग फेफड़ों, यकृत और गुर्दे के लिए चिकित्सीय दवा और कामोद्दीपक औषधि के रूप में किया जाता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।